बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी अरसे के बाद ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अम, पाकिस्तान की मईशत का 2023-24 का बजट पेश कर दिया गया है। आज की इस वीडियो में हम एक सरसरी जायज़ा लेंगे और कोशिश करेंगे कि इसका तनकीदी एनालिसिस या तज्ज़िया करें। ये मेरे सामने जो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ये हमारी बजटरी स्टेटमेंट इन ब्रीफ है। एक कॉलम में ये वसाइल की तफसील दी गई है और दूसरी तरफ अखराजात की तफसील दी गई है, और ये सारी फिगर्स जो हैं, जितने नंबर्स हैं, ये सारे बिलियन में हैं। मैं बिलियन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अरब खरब में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम इसको बिलियन में रखेंगे। मिसाल के तौर पे अगर हम ये रिसोर्सेज या वसाइल की तफसीलात को देखें, तो हमारे पास जो टैक्स रेवेन्यू जो हमारे पास फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यूज ने इकट्ठे करने हैं, वो उसको टारगेट दिया गया है कि वो 9.200 ट्रिलियन रुपीस का। और नॉन टैक्स रेवेन्यू से जो हमें नॉन टैक्स सोर्सेज से जो वसाइल इकट्ठे होने हैं, वो तकरीबन 2.963 ट्रिलियन, ये जहां पे मेरा कर्सर है। इन दोनों को ऐड करें अगर हम, तो हमारी कुल आमदन बनती है वो 12.163 ट्रिलियन रुपीस बनती है। और प्रोविंसेस को 5.276 यानी 5 ट्रिलियन 276 बिलियन रुपीस अगर हम दे दें, जो कि देने पड़ते हैं 8वीं तरमीम के मुताबिक, सॉरी 18वीं तरमीम के मुताबिक, तो नेट रेवेन्यू रिसीट्स बनते हैं हमारे पास 6 ट्रिलियन 887 बिलियन रुपीस। अब बाकी वसाइल को अभी हम फौरी तौर पे कंसीडर ना करें, तो हमारे पास जो टारगेट है इस साल के अखराजात का, वो तकरीबन 14.46 ट्रिलियन, ये जो मैंने रेड में सर्कल किया हुआ है, ये है। इसका मतलब ये है कि अगर नेट रेवेन्यू हमारे पास, नेट जो आमदनी है, जो वसाइल हैं, वो 6.887 ट्रिलियन है, तो हमारे अखराजात जो एक्सपेक्टेड हैं, जो हमने एस्टिमेट किए हुए हैं, वो 14.46 ट्रिलियन है। ये वो फसाद की जड़ है जो हमें मसाइल पैदा करता है। फौरी तौर पे इसको अगर समझें, तो ये 14.46 ट्रिलियन और ये जो हमारी आ, आमदनी है, इनका जो फर्क है, वो तकरीबन वो ये बनता है 7.572 ट्रिलियन, ये रुपीस बनती है। इसका हमने बंदोबस्त करना है। अब ये जो 75-72, अगर हम शॉर्ट करके कहें आम फहम जबान में, तो ये 75-72 का जो फिगर है, ये गवर्नमेंट ने कहीं से जहां से मर्जी करे, ये इसका बंदोबस्त करना है। अब जरा इसकी तफसीलात में जाएं, तो इनमें से ये वसाइल हैं जहां से ये इकट्ठे पॉसिबली करेगी गवर्नमेंट। मसलन नॉन बैंक सोर्सेज से बारो करेगी, कर्जा लेगी, यानी तकरीबन सब का अगर आप तफसीलात देखें, तो सारा ये कर्जा ही कर्जा है जो गवर्नमेंट ने हर सूरत में लेना है। और जो हमने कुछ प्राइवेटाइजेशन, यानी जो सरकारी मलकियत में कुछ असासे हैं, वो बेच के जो हमने आमदनी का एस्टीमेट लगाया है, तखमीना जो है वो तकरीबन कोई 15 बिलियन रुपीस के करीब है। अदरवाइज ये सारी मेजॉरिटी जो है, ये हमने कर्जे ही लेने हैं, और इसी को ही हमने कर्जे को फिर वापस करना है। तो अब जरा ये वो फसाद की जड़ है जो मैंने बताया कि ये 75-72। एक तो ये इसका हमने तनकीदी जायजा लेना है कि हुकूमत के असल वसाइल हैं क्या, एस्टिमेटेड वसाइल हैं क्या, और फिर हम जाएंगे ये एक्सपेंडिचर्स की तरफ। हुकूमत के असल वसाइल ये जो इस कॉलम में दिखाए गए हैं, वो 14.46 ट्रिलियन रुपीस यहाँ दिखाए गए हैं। असल में ऐसा नहीं है। मैं आपको एक एक्सेल शीट में ये समझाता हूँ कि हुकूमत के असल वसाइल हैं क्या। हुकूमत के असल वसाइल अगर देखा जाए,
तो ये बनते हैं 19.735 ट्रिलियन रुपीस। क्योंकि हम 18वीं तरमीम के मुताबिक सूबों का हिस्सा निकाल लेते हैं, तो सूबा का हिस्सा निकालने के बाद जो कि ये मैंने रेड में दिखाया है 5.276 ट्रिलियन रुपीस, तो ये निकल जाता है। तो जिसकी वजह से ये जो हमें वसाइल नजर आते हैं, ये 14.45 ट्रिलियन ये नजर आते हैं। असल में ऐसा नहीं है। असल में सूबों का अगर हिस्सा फॉर द टाइम बीइंग अगर आप इग्नोर करें, तो हुकूमत असल में ये इतने पैसे ये जो है 19.735 ट्रिलियन रुपीस ये हुकूमत पाकिस्तान ने इकट्ठे करने हैं, जिसका तखमीना है। और इसके वसाइल क्या हैं? टैक्स लगाएगी हुकूमत, कर्जे लेगी, या कोई और गवर्नमेंट की जो इनकम है, जैसे हम कहते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। इनकी तफसीलात में अभी हम नहीं जा रहे, एक सरसरी जायजा ले रहे हैं। तो ये वसाइल हैं। अब इन वसाइल का मैं बाद में बताऊंगा कि आपको कि ये जो 5276 जो 5.276 ट्रिलियन जो सूबों को हमने देना है, अगर हम ना दें तो फिर सूबे अपने वसाइल कैसे इकट्ठे या जनरेट कर सकते हैं, उसकी तरफ हम जाएंगे आगे चलकर। तो जरा ये देखें कि अगर सूबे अपना बंदोबस्त खुद कर लें, मैक्सिमम कर लें, या ये मतलब सारा ना करें, मैक्सिमम कर लें। अगर सारा कर लें तो फिर देखते हैं हम जो अपने करंट एक्सपेंडिचर्स कर रहे होंगे, तो हम 92% की बजाय 92% की बजाय हम 67% ऑफ द रिसोर्सेज हम खर्च कर रहे होंगे, जिसमें से 37% ऑफ आवर रिसोर्सेज है वो हम सूद की मद में वापस कर रहे होंगे, जबकि जो करंट हमारे वसाइल हैं उसके मुताबिक 51% हम सूद की मद में अदा कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम एक जो डिफरेंस है 51 और 37% का, अगर सूबे हमें अपने वसाइल कोई क्रिएट कर लेते हैं या कोई बंदोबस्त कर लेते हैं, तो हमें यहाँ पे एक तो बचत हो सकती है। इसके अलावा पेंशन में हम अगर इन वसाइल करें तो ये 4%, और असल में हमारे जो 14 ट्रिलियन के मुताबिक 5% बनता है। ये 1% एक बहुत बड़ी अमाउंट बनती है। इसी तरह डिफेंस पे अगर हमारे पास वो जो मैंने बताया कि सूबाई हिस्सा जो है उसको अगर हम साइड पे रख दें, तो ये 9% बनता है। जो हमने ये जो 1.804 ट्रिलियन रुपीस जो एलोकेट किया है, ये 9% बनता है। लेकिन असल में सूबों को देने के बाद ये 12%, यानी एक ग्रेटर प्रोपोर्शन की। उसकी वजह ये है कि बेस कम हो जाती है। हमने यहाँ ये बेस, अगर बेस हम ये रखें सूबों का हिस्सा निकालने के बाद, और अगर सूबों का हिस्सा शामिल रखें, यानी सूबों को हम ना दें, तो फिर ये हमारा ये प्रोपोर्शन है जो यहाँ पे नजर आ रहा है। अच्छा, अब जरा इसको आगे चलते हैं। इसमें से ये सारी चीजें ये आप इस वीडियो में आपको नजर आ रही हैं, खुद भी पढ़ सकते हैं। अगर दो मेजर एक्सपेंडिचर्स देखें, तो हमारे ये करंट एक्सपेंडिचर्स जो ए में रेड किया गया है, और बी में जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स और नेट लैंडिंग में है। अगर इसका परसेंटेज देखें, तो हम सिर्फ 8% अपने डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स में डेवलपमेंट पर्पस के लिए, मकसद के लिए हम एलोकेट कर रहे हैं, जबकि तकरीबन कोई 92% हम जो एग्जिस्टिंग बजट है उसका करंट एक्सपेंडिचर को के लिए एलोकेट कर रहे हैं। तो ये इकोनॉमिस्ट के लिए क्या, एक आम आदमी के लिए भी ये समझना कोई मुश्किल नहीं है कि 8% बजट का अगर आप डेवलपमेंट पर्पज के लिए खर्च करेंगे, तो पाकिस्तान में 23-24 करोड़ की आबादी, और माशाल्लाह से सूबे जो हमारे हैं वहाँ पे कितना डेवलपमेंट होगी, कितनी जॉब्स क्रिएट होगी, इसको समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर इसी तरह इसमें से जो 8% है, इसमें से जो फेडरल पीएसडीपी है, जो यानी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स है सादा लफ्जों में, वो तकरीबन सिर्फ 7% है। अगर एग्रीगेट करें तो 8%, क्योंकि नेट लैंडिंग 1% है। नेट लैंडिंग या बारोइंग, जो नेट बारोइंग और लैंडिंग का जो डिफरेंस, यानी नेट लैंडिंग 1% हम रख रहे हैं, तो 7-8% से कोई जॉब क्रिएशन नहीं होनी, और ये 100% है। और अगर हम सूबों का हिस्सा 18वीं तरमीम के मुताबिक किसी तरह उनको कहें कि वो खुद जनरेट करें, तो फिर हमारे पास ये 73%
ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर बनता है, 27% की हमें बचत होगी। और इस 27% को अगर हम स्प्रेड ओवर करें तो हम बहुत सारी जगहों पे इसको लगा सकते हैं, खासतौर पे डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स की मद में। हम इसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए एक बहुत बड़ा हमें एक गुंजाइश निकल आती है। अब जरा आ जाएं कि हमारे पास जो मेजर रेवेन्यू सोर्सेज हैं वो हमारे टैक्स और नॉन टैक्स हैं, जैसा कि ये यहाँ पे पहले कॉलम में दिखाया गया है और यही बजट की स्टेटमेंट में है। इसका अगर आप देखें, करंट एक्सपेंडिचर इसका 110%, यानी अगर आप 100 रुपए कमा रहे हैं तो 110 रुपए आप खर्च करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे करंट एक्सपेंडिचर यानी बगैर किसी तरक्की के आप 10% ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। उनकी तफसीलात कुछ इस तरह से है कि 60% ऑफ द रेवेन्यू, जो टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू, जो नेट रेवेन्यू है उसका 60% सूद की मद में, 6% पेंशन की मद में, डिफेंस में 15% और बाकी ये 12% और इस तरह की ये सारी तफसील आती हैं। और अगर एग्रीगेट करें तो 119% हम खर्च कर रहे होंगे, जबकि 100% कमाई कर रहे होंगे। अगर हम फौरी तौर पे ये जो ग्रीन में मैंने ये दो तीन चार पाँच ये जो हमने बंदोबस्त करना है, बारोइंग करनी है, ये तकरीबन बनती है कोई 7.572 ट्रिलियन। अगर हम ये बारोइंग जो कि अगले बजट में फिर क्यूमुलेट होके ये हमारे लिए एक मुसीबत का बायस बनती है और ये एक विशेष सर्कल जिसको कहते हैं, तो जो चल रहा है और हर साल ये ऐड हो जाता है। अगर हम इसका तो 119% यानी 100 रुपए हम कमा रहे होंगे और 119 रुपए खर्च कर रहे होंगे, तो ये हमारा एक एक्स्ट्रा। तो इसका मतलब ये है कि असल में जो नंबरों में हमें डेफिसिट नजर आता है, जो अभी मैं सरकारी बजट की डॉक्यूमेंट खोल के आपको दिखाऊंगा कि वो जो 6-7% है, असल में बड़े क्लियरली 19% ये हमें बर्डन जो है वो बड़ा क्लियरली नजर आता है। लेकिन बहरहाल उसके बहुत सारे तरीके हैं जिसकी वजह से वो कम करके कुछ एक्सपेक्टेड इनकम, कोई रेवेन्यू, उस तफसील में अभी हम नहीं जा रहे, लेकिन समझाने के लिए कि अगर आप 100 रुपए कमा रहे हैं तो 119 रुपए आपने खर्च करना है। तो जरा इसको देखें कि अगर हम ये जो है जो प्रोविंशियल शेयर एज ए परसेंट ऑफ ग्रॉस रेवेन्यू देखें, अगर प्रोविंशियल शेयर हम एग्जिस्ट करें, उसको इग्नोर ना करें, तो ये तकरीबन कोई 43% जो है ये बनता है, जो कि एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शन है। अब जब मैं कहता हूँ कि सूबों के शेयर को या सूबों को हम कहें कि वो सेल्फ सफिशिएंसी अपने अंदर पैदा करें, अगरचे ग्रांट्स और ट्रांसफर्स वगैरह ये कुछ ना कुछ फेडरल गवर्नमेंट को देनी पड़ती है, लेकिन मसला क्या है? मसला हमारा ये है कि मैं इसमें आपको दिखाता हूँ कि क्या मुतबादिल हो सकते हैं अगर और इन मुतबादिल के बारे में सोचना क्यों ज़रूरी है। इसलिए सोचना ज़रूरी है कि हमारे सूबों को जब हमने 18वीं तरमीम के बाद बजट एलोकेट कर दिया, तो सूबों ने इसको अपेरेंटली ऐसा नजर आता है कोई रैशनली इनको इसका एक्सपेंडिचर नहीं किया, जिसकी वजह से वो अपने वसाइल या तो पैदा नहीं कर पाए या कर पाए हैं तो बहुत डिपेंडेंसी जो है उनको फेडरल के ऊपर वो बहुत ज्यादा है। तो इसको हमने ग्रेजुअली कम करना है। इसके दो सूरतें हो सकती हैं। एक ये कि फौरी तौर पे गवर्नमेंट इस दफा तो ये उनको एलोकेट कर दे और मिल बैठ के जो कॉमन कोऑर्डिनेशन कमेटी है सूबों की और फेडरल के साथ मिल के बैठ के ये फैसला करें कि ये हमने ग्रेजुअली किस तरह, निल तो नहीं हो सकता, कम कैसे करना है। तो उसके लिए कुछ मेरे जहन में कुछ तजावीज़ हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मिसाल के तौर पे अम, अ, क्या चीजें हो सकती हैं? अगर बुनियादी 3 पैरामीटर्स हैं, अगर हम देखें, फिर हम वसाइल की तरफ आते हैं। एक ये कि गवर्नेंस को इफेक्टिव करना पड़ेगा, क्योंकि सूबों में गवर्नेंस, क्योंकि अख्तियारात तो 18वीं तरमीम के मुताबिक आ गए, लेकिन गवर्नेंस के मसाइल वहीं के वहीं हैं। इसके अलावा तो इसको ठीक करने की जरूरत है। इसके अलावा एक ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम और इंस्टीट्यूशंस
बनाने की ज़रूरत है सूबों को, जो कि रेवेन्यू जनरेशन की एफिशिएंसी को इंश्योर करें, उसके यकीनी बनाएं कि एक एफिशिएंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम हो जो इक्विटेबल हो, और फिर वो ये कि आर्जी ना हो, सस्टेनेबल भी हो, और एक लंबे अरसे के लिए सूबों के फायदे के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल फ्लोज का बंदोबस्त मुस्तकिल बुनियादों पर कर सके। इसके अलावा सूबों को, हर सूबे को अपनी जो यूनिक ताकत है, स्ट्रेंथ है, कि किन किन एरियाज में, किन किन वसाइल में उनकी स्ट्रेंथ है, जिसको वो यूटिलाइज करके अपने इकोनॉमिक पोटेंशियल, जो उनकी खुफिया ताकत है, इक्तसादी ताकत है, उसको वो बरूए कार ला सकें, इस्तेमाल कर सकें। और उसके लिए क्या उनको स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेगी, जिसकी वजह से उनका मुस्तकिल रेवेन्यू का बंदोबस्त हो सके। इसके लिए मेरे जहन में कुछ तजावीज़ हैं, वो ये है ABCD E, और ये कुछ तजावीज़ हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं बहुत क्विकली, मुख्तसर टाइम पे। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी तफसीलात को भी डिस्कस करेंगे। अभी बजट का एक जायजा जो है, तनकीदी जायजा हम ले रहे हैं। तो सबसे पहले टैक्सेशन, तो सूबे अपने वसाइल किस तरह से पैदा कर सकते हैं। प्राइमरी जो रेवेन्यू सोर्सेज हो सकते हैं, इनकम टैक्स, क्योंकि फेडरल सब्जेक्ट है, हुकूमत, फेडरल हुकूमत इकट्ठा कर सकती है, लेकिन कुछ हद तक फेडरल गवर्नमेंट जो है, अगरचे डेलीगेशन ऑफ पावर ये बहुत मुश्किल सब्जेक्ट होगा, लेकिन जहाँ पे प्रोविंसेस अपनी रेवेन्यू जनरेशन में जनरेशन को यकीनी बना सकते हैं, वो प्रॉपर्टी टैक्स है, एग्रीकल्चर टैक्स है, और बिजनेस टैक्स है। यानी इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि टैक्स बेस को ब्रॉडन जो है प्रोविंसेस बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि फेडरल और नीचे एक लोकल लेवल पे एक आम आदमी, एक बिजनेसमैन, एक प्रॉपर्टी वाला जो है, उसके दरमियान एक बहुत बड़ा फासला है, गैप है। तो लिहाजा अगर सूबे और फिर लोकल लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल की गवर्नमेंट्स जो हैं, इनका कोऑर्डिनेशन स्ट्रांग हो, तो प्रोविंसेस इस बात को इंश्योर कर सकते हैं कि वो बड़ी आसानी से, मसलन दुकानदार हैं, छोटे दुकानदार हैं, बड़े हैं, उनके ऊपर टैक्स लगाना, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना, क्योंकि सूबाई सतह पे रूट्स जो हैं, वो उनकी कनेक्टिविटी जो है, वो ऐसे लोगों के साथ ज्यादा है। तो वहां पे इस बात को यकीनी बनाया जा सकता है कि दुकानदारों से किस तरीके से टैक्स इकट्ठा किया जा सकता है। ये एक, और टैक्स कलेक्शन सिस्टम को इफेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है, उसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। तो जाहिर है लोकल लेवल पे कमेटीज बना के जो दुकानदार हैं या बाकी जराए हो सकते हैं, उनसे किस तरीके से, छाबड़ी वाला है एक जो, तो माशाल्लाह सब कमाते हैं। तो सिर्फ मुलाजिम आदमी नहीं कमाता, मुलाजिम के मुकाबले में एक छाबड़ी वाला भी माशाल्लाह ठीक ठाक कमाता है। तो ये लोकल गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट लेवल और प्रोविंशियल लेवल पे इसका बिल्कुल टैक्स को ब्रॉड किया जा सकता है, और टैक्स एवेजन को किस तरह से अवॉइड किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। यानी लोग वो जो टैक्स से बच निकलते हैं, उनको किस तरीके से कन्विंस किया जा सकता है कि वो टैक्स दे, या अगर वो कन्विंस नहीं, इंटेंशनली वो गवर्नमेंट की रेट को अगर चैलेंज करते हैं, तो किस तरीके से उनसे जबरदस्ती प्रोविंशियल गवर्नमेंट की या डिस्ट्रिक्ट लेवल की गवर्नमेंट की मशीनरी जो है, उनसे टैक्स इकट्ठा कर सकती है। इसके अलावा दूसरी कैटेगरी पे आ जाए, नेचुरल रिसोर्सेज। हर सूबे को पाकिस्तान में अल्लाह पाक ने वसाइल दिए हैं, और बेपनाह वसाइल हैं, और चारों सूबों में, और फिर गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बड़े यूनिक किस्म के, डिस्टिंक्टिव किस्म के वसाइल हैं। बलूचिस्तान के अपने कुदरती वसाइल हैं, मिनरल्स हैं, ऑयल है, गैस गैस के एक्सट्रैक्शन वगैरह की जा सकती है। और इसके लिए सूबे अपने मदद आपके तहत, या इंटरनेशनल बिडिंग के जरिए, या अपने, जब एक सूबा चलाने के लिए उनके ऊपर एक जिम्मेदारी आती है, जिम्मेदारी डाली जाए, तो यकीनन वो अपने वसाइल को ज्यादा इफेक्टिवली और एफिशिएंटली एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और उनको एक, उनके अंदर एक वैल्यू एडिशन कर सकते हैं।
और ये बहुत सारे हमारे मसाइल का हल में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, किस तरीके से एनर्जी और बाकी हमारे मसाइल और वसाइल का हल जो है वो निकाला जा सकता है। इसी तरह अप्रोप्रिएट रेगुलेशन करनी है, लाइसेंसिंग करनी है फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये किस तरीके से क्या उसका मैकेनिज्म हो और किस तरीके से इसको सस्टेनेबिलिटी इसकी इंश्योर की जा सकती है, ये बिल्कुल हमारे सूबों के अंदर इस बात की कैपेसिटी बिल्ड करने की जरूरत है। और ये की जा सकती है, कोई इतना मुश्किल काम है नहीं। सिर्फ एक जिम्मेदारी, जिस तरह घर का जो सरबराह है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं उनको एक ऑटोनॉमी दी जाती है, आज़ादी तो नहीं होती, ऑटोनॉमी दी जाती है, तो वो अपने पैरों पे फिर खड़ा होने के लिए तगो-दो करते हैं। तो इस तरह हमारे जो सूबे हैं वो भी फेडरल के बच्चों की तरह एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। एग्रीकल्चर से तीसरी कैटेगरी, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट। इसमें एग्रीकल्चर टैक्स इकट्ठा करना और बहुत सारी लेवीज एग्रीकल्चर सेक्टर में जो पॉसिबल हो सकती हैं, तकरीबन कोई 1000 अरब, एक स्टडी के मुताबिक 1000 अरब इकट्ठा करने की कैपेसिटी मौजूद है, गुंजाइश मौजूद है कि टैक्स इकट्ठा किया जा सकता है। इसमें भी सूबे अपना रोल प्ले कर सकते हैं। फेडरल सब्जेक्ट यहाँ पे थोड़ा कमजोर हो जाता है। इसमें ये सिर्फ टैक्स इकट्ठा करने नहीं, बल्कि एक अगेन सस्टेनेबिलिटी की मैं बात करूंगा। सस्टेनेबिलिटी इसमें उसी वक्त हो सकती है कि जब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हों, यानी एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को रॉ फार्म में प्रोड्यूस करना, मंडियों तक लाना और फिर एक्सपोर्ट करना, ये वैल्यू एडिशन में नहीं आता। वैल्यू एडिशन जो है इसके एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग वगैरह के यहाँ पे बिजनेसेस को ग्रो करना और उसमें इन्वेस्टमेंट लेके आना, और फिर ये जो रेवेन्यू है उसके लिए उस रेवेन्यू को इफेक्टिवली यूटिलाइज करना फॉर द पर्पस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसका सिस्टम बिल्कुल बनाया जा सकता है, इसमें कोई ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। सूबे अपने तौर पे बाहर से भी मशीनरी इंपोर्ट कर सकते हैं जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को या फूड प्रोसेसिंग को प्रमोट कर सके। इसके अलावा माशाअल्लाह से हर सूबे के अंदर डिफरेंट किस्म के मौसम है, खूबसूरत जगह हैं जिनको जहाँ पे टूरिज्म डेवलप किया जा सकता है। तो बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, मसलन पाकिस्तान के बहुत सारे सूबों में कल्चरल हेरिटेज हैं जिनको जो है टूरिज्म के लिए डेवलप किया जा सकता है। समंदर हैं, इसी तरह वादियां हैं। तो इनको यानी अगर आप नॉर्थ में जाएं, नॉर्थ की अपनी एक सिग्निफिकेंस है, साउथ में अपनी एक सिग्निफिकेंस है। तो हर जगह कहीं ना कहीं कल्चरल हेरिटेज है जिसका यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर सुबह डेवलप करके मिलियन बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा सकते हैं। इसके अलावा एंड मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज, हर सूबा अपने डिस्ट्रिक्ट्स में हर डिस्ट्रिक्ट को एक प्रोडक्ट वाइज स्पेशलाइजेशन का टारगेट दे सकता है। मिसाल के तौर पे हमारे जनूबी पंजाब के अंदर बहुत सारे ये जो है कशीदाकारी और सिलाई और बहुत सारे ऐसे हुनर हैं, हेरिटेज जो बहुत सारे हमारे कॉटेज इंडस्ट्री में बहुत सारी बेशुमार चीजें आती हैं लोकल लेवल पे। तो जहाँ पे इसी तरह अगर अपर पंजाब में आए तो बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे ये स्पोर्ट्स गुड्स और बाकी चीजों में ये स्पेशलाइजेशन हो सकती है। इसी तरह हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक यूनिक प्रोडक्ट की स्पेशलाइजेशन का टारगेट सूबे दे सकते हैं, उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल जोन डिक्लेयर किया जा सकता है जहां से एक्सपोर्टेबल गुड्स जो है प्रोड्यूस की जा सकती हैं और एक्सपोर्ट की जा सकती है और बिलियंस ऑफ डॉलर कमाए जा सकते हैं। इसी तरह सर्विसेज सेक्टर है, एक रोबस्ट सर्विस सेक्टर की जरूरत है। फाइनेंशियल सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, हेल्थ केयर, एजुकेशन, प्रोफेशनल सर्विसेज, ये वो एरियाज हैं जिस पे बड़ी आसानी से फिजिबिलिटीज बनाई जा सकती हैं और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जो स्टूडेंट्स के जो बिजनेस डिपार्टमेंट्स हैं या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हैं या सीएस के डिपार्टमेंट्स हैं, उनके फाइनल ईयर
स्टूडेंट्स को ये प्रोजेक्ट्स के तौर पे भी दिया जा सकता है कि वो फील करें कि कहाँ पे पेन है। मिसाल के तौर पे मैं पाकिस्तान में क्रीम जो हमारे ये जो क्रीम की जो सर्विस है, ये जो ऑटोज की रेंट ए कार पे, इसकी एक पेन लोग फील कर रहे थे, डिफिकल्टी फील कर रहे थे, उसकी एक जरूरत थी। तो 4-5 लोगों ने मिल बैठ के आइडिया, इनोवेटिव आइडिया दिया और यहाँ पे एक बिजनेस जो है वो डेवलप हो गया। और फिर उसकी मार्केट वैल्यू बिलियंस ऑफ डॉलर्स में लगाई गई। तो इस तरीके से हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स डेवलप करके, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स जिसमें स्टार्टअप्स वगैरह जिनको हम कह सकते हैं, इंक्यूबेशन सेंटर वहां पे बन सकते हैं। तो वो वहां से हमारे इस सेक्टर को हर सूबे के अंदर प्रमोशन मिल सकती है बड़ी आसानी से। इसी तरह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं जिसमें एनर्जी, खासतौर पे वाटर सप्लाई व सप्लाई मैनेजमेंट वगैरह, ये बहुत सारे एरियाज हैं जो प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे आ सकते हैं, क्योंकि हर चीज गवर्नमेंट नहीं कर सकती। प्राइवेट सेक्टर इसमें आके एक तो इनोवेटिव आइडियाज और मार्केटिंग, और फिर कंपटीशन कंपटीशन में फिर जब हम आते हैं तो लोकल लेवल पे कंपटीशन, फिर इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन। तो इसमें जो प्राइवेट सेक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है और पब्लिक सेक्टर इसको फैसिलिटेट कर सकता है। पब्लिक सेक्टर मींस प्रोविंशियल गवर्नमेंट। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, डेवलपमेंट एड ग्रांट्स। ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो दे सकती हैं, खुद अरेंज कर सकती हैं, बाहर से इंटरनल बहुत सारी हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ, मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ, बाहर की गवर्नमेंट्स के साथ। पंजाब में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पिछले 6-7 सालों में लगे हैं। इस तरह के बहुत सारे हर सूबे के अंदर इसकी गुंजाइश मौजूद है। इसी तरह इनोवेटिव फाइनेंस, जैसे मैंने ऊपर जिक्र किया, तो स्पेशली इनोवेटिव फाइनेंस में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ग्रीन बॉन्ड्स गवर्नमेंट इशू, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, जिस तरह अमेरिका में होता है, अमेरिका में और बहुत डेवलप इकोनॉमीज में जो स्टेट लेवल पे, प्रोविंस लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सिटी लेवल पे बॉन्ड इशू होते हैं, वो एक एक इफेक्टिव वे ऑफ इन्वेस्टमेंट हो सकता है। कर्जा नहीं, बल्कि इनोवेटिव फाइनेंस यानी इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा सकते हैं। ये वो एरियाज हैं जिसमें सूबों को हम टारगेट दे सकते हैं कि हर साल बजट सिर्फ एलोकेट कर देने की बजाय मिल बैठ के ये फैसला करें कि किस तरीके से इफेक्टिवली ये जो प्रोविंशियल बजट जो प्रोविंसेस को दिया जाता है फेडरल की तरफ से, उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जा सकता है, और ग्रेजुअली ये बजट किस तरह से सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ सूबों को लेके जा सकता है और फेडरल का बर्डन कम से कम हो सकता है। यहाँ पर इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। आज हमने इस वीडियो में एक मुख्तसर सा कोशिश की, मुख्तसर तो नहीं, एक ओवरऑल जायजा लिया कि बजट हमारा क्या पेश हुआ है और इसमें क्या एरियाज हैं जहां पे गुंजाइश निकल सकती है। इन्हीं अल्फाज के साथ